नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर, आपका बहुत स्वागत है। और देश दुनिया में लगातार हलचल जारी है। ये बात सही है कि आजकल देश का ध्यान ज़्यादा चुनावों पर है। बिल्कुल। लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। विश्व के अलग-अलग हिस्सों की हम बात करें तो। इसी बीच चीन के जो राष्ट्रपति हैं, वो यूरोप के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरे को लेकर कई सारे सवाल उठे, कई तरह की चर्चाएँ हुई, वो फ्रांस भी गए। ऐसे में आप उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं? फ्रांस के अलावा वो सर्बिया और हंगरी भी गए। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? अंकित देखिए, ये दौरा एक महत्वपूर्ण है और इस वजह से क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी हुआ है। 5 साल के बाद ये वहाँ गए हैं हुँ। और ये जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, हुँ। तो ये इनका स्टेट का मतलब ये राजकीय दौरा था हुँ। और पिछले साल देखिए अप्रैल में मोदी जी गए थे। नहीं मैक्रोन गए थे। फ्रांस के मैक्रोन गए थे चीन में, वहाँ गए थे और वहाँ पर इनकी बातचीत हुई थी। 3 दिन के लिए वहाँ पर ये गए हुए थे। वहाँ उन्होंने विजिट किया था और कुछ बातचीत हुई थी। बातचीत देखिए अभी ये दौरे क्यों हो रहे हैं, बेसिकली दो चीज़ें कही जा रही हैं जो हम जानते हैं कि मैक्रोन जो है वो खुद थोड़ा-सा चीन की तरफ उनका झुकाव है एज़ कंपेयर टू बाकी जो देश हैं यूरोप के। वो हमेशा चाहते हैं चीन के साथ एक डिस्टेंस। और हर एक चीज़ बॉयल डाउन 2 चीज़ों पर होती है। एक है ट्रेड और दूसरा ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जो रूस यूक्रेन की लड़ाई है उसमें चीन अपना 2 काम करे। एक तो हथियार या वेपन्स या मदद नहीं करे रूस की, और रूस के ऊपर प्रेशर डाले कि रूस जो है इस युद्ध को रोके। ट्रेड में देखिए बहुत बड़ी चीज़ ये है कि फ्रांस जो है, फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका कि ट्रेड चीन के साथ है और कुछ चीज़ों पर ट्रेड बैरियर्स हैं, सैंक्शंस हैं। सैंक्शन नहीं कहूँगा, ट्रेड बैरियर्स हैं जिसकी वजह से और ख़ास करके इसमें फ्रांस की जो लिकर है उसके ऊपर कॉनियक और बाकी चीज़ों में, और कुछ ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस यूरोपियन यूनियन लगा रखे हैं चीन के ऊपर कि उनका कहना है कि चीन अपने जो फिनिश गुड्स हैं उनको कम रेट पर इनके यहाँ सप्लाई कर रहा है और इनकी इंडस्ट्री जो है डाउन हो रही है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर के ये बातचीत होनी थी और जब मैक्रोन गए थे इन्होंने इनवाइट भी किया था शी जिनपिंग को अपने यहाँ। लेकिन मुख्य चीज़ देखने की है कि जब मैक्रोन वहाँ गए थे तब भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। कोई खास चीज़ नहीं कि ट्रेड पर हम कहें कुछ बातचीत हो पाई थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि ये इनको आगे बढ़ाएंगे और ये स्टेट विजिट पर यहाँ पर आए और इसके बाद शी जिनपिंग को हंगरी और सर्बिया जाना है, जो कि वो उनके, मैं ये कहूँगा कि वो एक्चुअल वही 2 देश ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के, और एक तो हंगरी नाटो मेंबर ही है जो कि प्रो मैं कहूँगा रशिया और प्रो चाइना है। अच्छा। ये दोनों देश। अब यहाँ पर जहाँ तक है देखिए, ये जैसे आपने कहा 2019 के बाद बहुत सालों के बाद ये पहला यूरोप का ट्रिप है जो कि शी जिनपिंग गए हैं, अदरवाइज तो नॉर्मली जाते रहते थे। और देखिए 2019 में जब ये गए थे उस समय इनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था और कई एग्रीमेंट साइन हुए थे, कई चीज़ें इन्होंने की थी और वो चीज़ इस बार नहीं हुई। ये जब गए इस बार, इनसे मुलाकात जरूर हुई है, मैक्रोन के साथ हुई है और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन उनके साथ भी मुलाकात हुई है, लेकिन ट्रेड के ऊपर बात हुई है। बल्कि मैक्रोन ने तो इनको कॉन्यक की बॉटल भी जो है भेंट की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इससे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि मैक्रोन की थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच है चीन की तरफ, और इवन ताइवान के ऊपर मैक्रोन ने तो पहले बोल रखा है कि वो अमेरिका के बिल्कुल साथ नहीं है। मतलब अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते ताइवान के ऊपर, ताइवान को लेकर। तो ये चीज़ जैसे सॉफ्ट अप्रोच है, जबकि ये बाकी यूके का, यूनाइटेड किंगडम तो चलिए अभी यूरोपियन यूनियन का उसमें है नहीं यू का मेंबर, बट फिर ब्रिक्स फिर भी वो जो है बाकी देश कहते हैं कि वो अगेंस्ट है, कि ताइवान को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये इस चीज़ों पर ये थोड़े इनका अलग था, लेकिन जो मेन कंसर्न था ऑफ कोर्स ट्रेड वॉर का, जो मैंने कहा
पहले है। और चाइना से देखिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सेंस कि करीब $79 बिलियन का ट्रेड इनका होता है। और प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो टोटल इनका $38 बिलियन है, इंपोर्ट $41 बिलियन है चाइना से। तो ये ट्रेड बैलेंस जो है, ये जो मेन चीज़ें थी इनको जो ये बात करना चाहते थे। देन यूक्रेन वॉर, ऑफ कोर्स मैक्रो हमेशा कहते रहे हैं, उनका ये मानना है कि चीन अपना दबाव बढ़ा के रूस के ऊपर और उसकी सपोर्ट नहीं करे, थोड़ा दबाव देते उसमें ये युद्ध के ऊपर असर पड़ सकता है। और उसका ये भी कहना है कि जैसे पूरा यूरोप और अमेरिका कहता है, दोनों सारे देश कहते रहे हैं कि चीन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे सप्लाई कर रहा है रूस को, जो कि हैं तो सिविलियन कंपोनेंट्स, बट वो इस्तेमाल हो सकते हैं वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में जो रूस कर रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने दबाव डालना था। मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी बातचीत इन लोगों को हुई है। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैक्रोन लेके चल रहे हैं कि चूंकि ओलंपिक्स होने हैं देखिए अगले महीने वहाँ, और उनका ये कहना है कि ओलंपिक्स में टोटल सीज फायर वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में उनका कहना है कि ये ओलंपिक्स में जितने भी डिप्लोमेट्स और बाकी जितने भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सारे देशों में ये सीज फायर होना चाहिए अगर कहीं पर कुछ युद्ध चल रहा है। तो उनका कहने का मतलब यूक्रेन हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, दोनों में है ये ग्लोबल सीज फायर एक तरह से होना चाहिए। वो इनका कहना है कि ग्लोबल सीज फायर हो और डिप्लोमेटिक चीज़ें हो, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो कि ये जो है ये सब चीज़ें नहीं हो। खास करके जो 26 जुलाई से 11 अगस्त का जो टाइम है इसका ओलंपिक्स का, तो ये जो चीज़ें कुछ ले करके चल रहे थे। और हालांकि देखिए इनकी जब मीटिंग हुई है यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने तो उसके बाद अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई अगर चीन ऐसे अपना जारी रखेगा सब्सिडीज और सब्सिडाइज चीज़ें भेजेगा, कम रेट पर वो करेगा, क्वालिटी लो होगी, तो हम भी एक्शन लेंगे। बिल्कुल। तो उनका ये कहना है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ बात बनी नहीं है फ्रांस के साथ जो होनी चाहिए थी। और मैं अदर वे राउंड कहूँगा कि जो मैक्रो सोच रहे थे कि कुछ ट्रेड अनाउंसमेंट्स होंगी, कुछ हो सकता है रूस के ऊपर बातचीत हो, कुछ हो सकता है इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो बातें उसमें वहाँ पर नहीं हुई। तो इस वजह से जो है बल्कि वहाँ पर देखिए जब फ्रांस में गए हैं तो वहाँ पर बल्कि जो इंटरनेशनल तिब्बतियन फाउंडेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कुछ एमनेस्टी के लोगों ने भी रेज किया कि उइघर्स मुस्लिम्स को जो इन्होंने पकड़ रखा है चीन ने, वो उनको वापस करना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो काफ़ी उन्होंने प्रदर्शन भी किया वहाँ। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत मैं कहूँगा कि जो सोच रहे होंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, वो नहीं रहा और कोई खास हासिल नहीं हुआ। आप यूरोप के पेपर्स और बाकी देखिए उसमें भी वही हैं। तो क्योंकि बल्कि मैक्रोन ने तो ये भी कहा है कि एक तरह से अभी चीन मदद कर रहा है रूस को अपने वॉर टाइम या जो रीबिल्ड करने के लिए जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको। तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा उसमें कोई फर्क आया नहीं है। और ये लगा था कि कुछ लोगों को ये भी लगा था कि शायद वहाँ पहुँच करके शी जिनपिंग फ्रांस को अपनी तरफ ले आए, अपनी तरफ में या तो अपने ग्रुप कहिए या उनका ओपिनियन थोड़ा बदलें कि यूरोपियन यूनियन से उनका अलग ओपिनियन हो। और जैसे हमने कहा कि वो तो है थोड़ा सा ताइवान के ऊपर या बाकी चीज़ों को लेकर के वो चीन से जो ऊपर बयान करते हैं मैक्रो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब शी जिनपिंग भी वो अचीव नहीं कर पाए जो वे सोच रहे थे, और ना मैक्रोन को कुछ मिल पाया इसमें। और दूसरी देखिए इसमें जो सर्बिया हंगरी हैं, ये दोनों जो हैं मित्र देश एक तरह से कहा जाएगा, रूस के भी और चीन के भी। तो दोनों के मित्र देश हैं और यही दो मेन हैं यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं जो कि इनकी तरफ हैं। हंगरी देखिए, हंगरी तो खुद ही यूरोपियन यूनियन का भी आया था कि कुछ
$200 बिलियन लॉन्ग टर्म एड प्लान कर रहे हैं यूक्रेन का, जो हंगरी ने कहा कि नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों देश जो हैं उनके साथ हैं, और सर्बिया और हंगरी दोनों को जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, वो ट्रेड की। अल्टीमेटली सब चीज़ वहाँ पर आ जाती है। तो ये वहाँ के बाद देखिए वो गए हैं पहले सर्बिया, और सर्बिया जैसे हमने कहा, हंगरी तो नाटो मेंबर है, सर्बिया प्रो रशियन है वहाँ पर, और ये बड़े टाइमिंग से गए हैं। देखिए इस समय शी जिनपिंग सर्बिया में, क्योंकि सर्बिया जब यूगोस्लाविया का साथ था, पार्ट में था, तो वहाँ पर अभी ये 25th एनिवर्सरी है। 1999 में जो एम्बेसी थी बेलग्रेड में चीन की, उस एम्बेसी को नाटो ने उस पर बॉम्बिंग की थी, बॉम्ब्स गिराए थे। नाटो का मतलब अमेरिका को ही ब्लेम करता है चीन कि उन्होंने गिराया था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे। तो वो जो है ये चीन कहता रहा है कि ये यूएस का अटैक था। बाद में हालांकि नाटो और यूएस ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, उसका कंपनसेशन भी दिया था, लेकिन ये चीज़ लेकर के उसकी 25वीं एनिवर्सरी पर गए हैं शी जिनपिंग वहाँ, और वहाँ एग्जैक्टली गए जो पुरानी एम्बेसी थी जो खंडर में है वहाँ पर, वो रिमाइंड करने के लिए, और बोला भी है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ लेकर के वहाँ वो गए थे वहाँ, बल्कि उन्होंने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किया, 29 एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी वहाँ से साइन किया है, और एक तरह से जैसे बात हुई थी आयरन क्लैड सपोर्ट जो कि जो बाइडन ने इजराइल के लिए बोला था, वही इन्होंने भी वहाँ पर बोला हुआ है। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वहाँ पर उन्होंने एश्योरेंस दी है उनको। हंगरी के साथ जो है वो हंगरी के प्रेसिडेंट ने बोला है कि चाइना कैन काउंट ऑन हंगरी के ऊपर मतलब विश्वास कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा उनका सपोर्ट है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया है वहाँ, बल्कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इनकी मैन्युफैक्चर के लिए एक बेस वहाँ बन रहा है। और देखिए यूरोप में और चीन में दोनों में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीप, उसमें कोई अभी भी चीन लार्जेस्ट कार बैटरी मैन्युफैक्चरर है, सस्ती है वहाँ पर। इनका वो है डर है कि वो ले आकर के अपने कार्स यहाँ पर हमारे यहाँ डंप कर देगा। तो अगर ये कार्स हंगरी में बनती है तो आप समझ लीजिए यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है हंगरी, तो फ्री वहाँ पर ट्रेड है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इफेक्ट करेगी यूरोपियन यूनियन के ऊपर। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ लेके चल रहे हैं। और इनकी जो लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर है वहाँ पर रेडियंट, उसने भी जो है ये अपना सबसे बड़ा प्लांट, बल्कि मैं कहूँगा दूसरा सबसे बड़ा प्लांट हंगरी में लगाना जा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट वहाँ भी की। तो मैं कहूँगा कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस को छोड़ करके ये जो दो देश हैं, यहाँ के इनकी विजिट से काफ़ी वहाँ फ़र्क पड़ा है। और ये फ़र्क सिर्फ इस पर नहीं पड़ा, ये फ़र्क इस पर भी पड़ेगा कि यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बढ़ेगा ये दोनों देशों की वजह से। और रूस यूक्रेन की लड़ाई पर भी मैं एक तरह से कहूँगा कि ये दोनों देश हो सकता है कि उतना सपोर्ट नहीं करें यूरोप को जितना कि उम्मीद की जाती थी। दूसरी, अगर चीन पीस प्लान लेकर के चल रहा है, और जो अभी इसमें स्विट्जरलैंड में होना है, आपको पता है अगले महीने जून में, तो उसमें भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स हों जो बात हुई हो। रूस ने भी किया है ऑलरेडी, इनसे होती रही है शी जिनपिंग से, और इन देशों के साथ मिल करके कुछ वहाँ पर ऐसे प्रपोजल्स आए जिसकी भी बातचीत हुई हो। तो इन दोनों देशों का दौरा जो है वो एक तरह से कामयाब रहा है, लेकिन फ्रांस के साथ कुछ खास हासिल नहीं हुआ। सर, चूँकि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और लगातार शांति वार्ता और सीज़ फायर की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने राफा पर आक्रमण कर दिया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सीज़ फायर हो सकती है। हमास ने भी इसको लेकर अपनी सहमति जता दी थी। ऐसे में इजराइल का ये आक्रामक रुख आगे क्या कर सकता है? इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं?
अंकित देखिए, जो आपने कहा कि लग रहा था सभी को कि शांति युद्ध मतलब हम्म, हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है, और ये अनाउंसमेंट ऐसे हो रहे थे जिसमें कि ऐसा लगा था इजराइल में भी लोग काफी खुश हो गए थे कि भाई अब तो जो हमारे मुख्य चीज है होस्टेजेस रिलीज होंगे। हमास हमास तो छोड़िए, पैलेस्टीनियंस भी खुश थे, क्योंकि कुछ चीजें जो लीक आउट हुई थी इनके आने का, होस्टेजेस छोड़े जाने का, इजराइल ये जो पैलेस्टीनियंस जो प्रिजनर्स हैं उनके छोड़े जाने का, कि इजराइल कुछ फोर्सेज विड्रॉ करेगा, जगह खाली करेगा, ये अपनी जगह आ सकते हैं पैलेस्टीनियंस, इन चीज़ों को लेकर के माहौल थोड़ा सा बदल रहा था। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, और इजराइल ने, हालांकि नेतन्याहू तो पहले से कह रहे थे कि राफा पर ऑफेंसिव करेंगे, उनके ऊपर देखिए अलग से प्रेशर था उनके खुद का, क्योंकि अभी तक 8 महीने होने वाला, 8वां महीना शुरू होने वाला है, और अभी तक वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। 2 चीज़ों जो वो कह रहे थे, पहली चीज़ कि हॉस्टेजेस की रिलीज, और दूसरी हमास का खात्मा। उन्होंने इजराइल ने खुद ही बोला था कि करीब 34,000 के आसपास हमास के लड़ाके हैं, लेकिन अभी तक इतना नहीं आया कि कितने मारे गए, कितने बचे हैं। बिल्कुल। हालांकि वो कुछ तो नंबर दे रहे हैं। बटालियंस में कहा जा रहा था कि 24 बटालियंस हैं इनकी, और कह रहे हैं कि 18 तो लगभग खत्म हैं, 6 उधर राफा में हैं। इन लोगों ने, इजराइल ने ही खाली कराया था पूरा गाजा, और सबको बोला था वहां सदन गाजा राफा की जगह जाने में। बिल्कुल। और 14 लाख लोग वहां शरणार्थी गए हैं। राफा इतना बड़ा क्रॉसिंग है, इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए वो इजिप्ट और इधर इजराइल और गाजा तीनों के उस पर है, वहीं से मैक्सिमम एड आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा ये था कि इजिप्ट को भी डर था कि भाई यहां से लोग जाएंगे कहां, तो उसके इजिप्ट के अंडर आएंगे, उसमें पहुंच जाएंगे तो उसको और मुसीबत होगी, उसकी इकॉनमी वैसे ही डाउन है, अपने लोगों को नहीं वो खिला पा रहा है तो बाकियों को कैसे देखेगा, और एक बार जो आ गए वो बाहर कैसे जाएंगे। दूसरी चीज, इजिप्ट में अगर ये चले गए तो इजराइल फिर कहेगा कि ये तो हमास वाले वहां हैं, इजराइल के अंदर अटैक करेगा। ये भी इजिप्ट का होता है, तो उसने ये सब चीजें काफी बता रखी थी। इसीलिए अमेरिका से लेके यूएन से लेकर के कई देशों ने बोला था कि राफा का ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अंदर आप देखिए कितना बड़ा प्रेशर पड़ा, कितनी यूनिवर्सिटीज में इतने प्रोटेस्ट हुए। इस सब चीजों को लेकर के लग रहा था कि शायद हो ना हो, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने, क्योंकि उनके ऊपर उनके ही राइट विंग से प्रेशर बहुत था। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलांट, उनके जो दूसरे सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन गविर, ये सब लोगों ने एक बड़ा साफ बोला था कि हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, समझौता अपने हिसाब से करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि राफा में मैक्सिमम हमास के लोग हैं, लीडर से लेकर के उनके लड़ाके, वहां जाना जरूरी है। जहां तक समझौते की बात थी, समझौता इस पॉइंट पर रुक गया कि देखिए ये 3 फेज तो मान लिया गया था कि 42 दिन के 3 फेज होंगे। पहले फेज में ये था कि 33 रिलीज करेंगे होस्टेज, हमास वाले इजरायली जो होस्टेजेज हैं, लेकिन कौन होंगे इस पर डाउट था। उन्होंने कहा कि औरतों बच्चों को करेंगे। अब वो था कि जिंदा लोगों को दे रहे हैं कि मरे हुए हैं, क्योंकि कुछ जैसे इनके जो दोनों मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई आधे होस्टेज तो हमारे लग रहा है मर गए हैं, बता नहीं रहे हैं कितने उसमें जो रुके हुए हैं। तो एक वो चीज थी। दूसरा था, पहला था कि 42 दिन में धीरे धीरे 3 दिन 1 हफ्ते में ऐसे ऐसे करके हॉस्टेज रिलीज होने थे, और एक इजरायली हॉस्टेज के एवज में 10 पैलेस्टीनियन प्रिजनर रिलीज होने थे। लेकिन कौन रिलीज होंगे उसके ऊपर इजराइल का वो नहीं था। इजराइल चाहता कि हम उन्हीं को रिलीज करेंगे जो बहुत ज़्यादा मामलों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये नहीं था, वो तो जो लिस्ट मिलती है उसके हिसाब से उसने करना था। दूसरा जो पैरा था इसमें वो था कि ये सस्टेन्ड सीज फायर होगा। इस पर जो है मामला ज़्यादा फंसा कि सस्टेन्ड का मतलब कि कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब कि इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा और लोग दोबारा ये हमास आएगा, अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करेगा। तो इन चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर ये चलता रहा। अब इजराइल ने जब उन्होंने देखा कि हमास इस पर नहीं, जिस पॉइंट पर ये एग्री किए थे वो पॉइंट नहीं मान रहा है, तो इनको लगा कि ये चलेगा नहीं,
तो इन्होंने 6 तारीख को इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, और इनकी जो टैंक ब्रिगेड है 401 टैंक ब्रिगेड, आर्मर्ड ब्रिगेड, जो कि एक बहुत ही लड़ाकू ब्रिगेड है, उसको उसका काफ़ी मैं कहूँगा नाम है उस ब्रिगेड का, वो जो एंटर किए राफा में, और इन्होंने कहा जा रहा था कि 2 दिन की ऑफेंसिव होगी, 8 घंटे में जाकर के राफा का जो क्रॉसिंग है उसको कब्जा कर लिया इजराइल ने। कब्जा करने के बाद हुआ कि फिर नेचुरली सारे एड रुक गए, बाकी चीज़ें कई घंटों तक रुका रहा, वही मेन हब था, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। और वहाँ पर देखिए इधर जो इलाका था वहाँ तो पूरे इन्होंने 75% इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स डाउन हो गई हैं, एयर स्ट्राइक से, आर्टिलरी स्ट्राइक से, मिसाइल से। ये बचा हुआ था क्योंकि यहाँ पर अभी स्ट्राइक हुई नहीं थी, इसलिए टैंक्स अब वहाँ जा सकते थे, और टैंक्स का इन्होंने इस्तेमाल वहाँ पर किया है। इसी बीच में एक स्टेटमेंट और आया, अमेरिका से आया कि अमेरिका जो है इजराइल हैंडओवर कर देगा जो क्रॉसिंग पॉइंट टू एक अमेरिका की कंपनी, जो भी अमेरिका तो सिक्योरिटी कंपनीज के थ्रू ही काम करता है, उसको मतलब अमेरिका को हैंडओवर कर देगा, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी कंपनी से वो चलाएगा। तो मतलब कंट्रोल एक तरह से इजराइल अपना वहाँ चाहता है, चाहे खुद सीधा या अमेरिका के थ्रू। ये चीज़ बात आई जो कि नेचुरली बाकियों को मंजूर नहीं थी। इजिप्ट का मैंने अभी बताया कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। हमास की जहाँ तक है, हमास नेचुरली कहाँ जाएंगे, वो तो भाग करके इजिप्ट या सीरिया इसी में जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिविलियंस हैं, जो मानवीय त्रासदी तो ये है, इतना बड़ा जो है 38,000 मारे गए अभी तक, समझिए 35,000 से ऊपर, 78,000 से ऊपर घायल हैं, मैक्सिमम बच्चे और बूढ़े औरतें हैं। और अब वो कहाँ जाएं, सबसे बड़ी मुश्किल ये है। 14 लाख लोग वहाँ पर हैं जो गए हुए हैं राफा में। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी है। और इजराइल ने तो ये कहा है कि भाई वहाँ से टेररिस्ट का वहाँ हब है, हमास वहाँ पर हैं, सारे टेररिस्ट वहाँ हैं, और जो सामान वहाँ पर आ रहा है वो वेपन्स, और ये हमास अपना सामान लेके आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से इन्होंने कहा कि वो ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया। इनका नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने इजराइल की टोटल सिक्योरिटी के लिए और लास्टिंग पीस के लिए लॉन्च किया है, हमास का खात्मा करने के लिए। सऊदी अरेबिया बाकियों ने बोला एक तो एक तरह से नरसंहार होने वाला है, जेनोसाइड होगी यहाँ पर अगर ये लॉन्च करेंगे इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं इससे बहुत मुश्किल हो गया है वहाँ पर। अभी तो अमेरिका ने बोला है कि जो वेपन्स देने वाले थे उसको डीले करेंगे इजराइल के लिए, लेकिन इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि उनके पास अभी इजराइल के पास इतना हथियार एम्युनिशन है कि और अपना जो वहाँ का राफा तक कर सकते हैं अटैक। और यहाँ तक स्टेटमेंट है जॉन किर्बी, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि ये उनको 2 दिन उनको पता था कि ये लॉन्च होने वाला है ऑफेंसिव, तो इन्होंने बोला कि भाई पिन पॉइंटेड और टारगेटेड होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद ही हो रही हैं। तो ये जो है थोड़ा मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी होगी इन लोगों को जो वहाँ पर हैं। या तो दूसरी जगह बोला उनको जाने के लिए, लेकिन अब वहाँ आए, वहाँ से कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे फिर वहाँ अटैक करने के लिए कहेंगे तो फिर होगा कैसे? हमास कोई आर्मी है नहीं, हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं किसको डिस्ट्रॉय करेंगे जब कोई सामने है नहीं, ना कोई बंकर में बैठा है, ना कोई ऊपर ऐसे आपको यूनिफॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, तो आप डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? हालांकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला के एक इनके पास कभी हम बात करेंगे प्रोजेक्ट निम्बस इजराइल ने रखा था, जिसमें इन्होंने गूगल और अमेजन वगैरह से मिल करके और लगभग हर एक पैलेस्टीनियन, हर एक आदमी का इन्होंने डेटा रखा हुआ है। अक्टूबर 7 के बाद प्रोजेक्ट निम्बस ने इनको, जिनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने 37,000 लोगों के नाम दिए थे, जिसमें था कि ये अगेंस्ट इजराइल हैं, उनको जो है टारगेट पे लेने के लिए। तो पिन पॉइंट तो कर रहे थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट ने, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस बेसिस पर ये नाम दिए ये भी पता नहीं है किसी को। कि उन्होंने कभी बात अगर की होगी इजराइल के अगेंस्ट तो उसका भी नाम आ जाएगा, अगर हम उस हिसाब से जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब से, उसको ले लेगा। वो तो आप हंसी मजाक में ही बोलेंगे किसी का अगेंस्ट किसी के, तो इजराइल के तो ले लेगा। तो अब ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम उसके बारे में अब ज्यादा वो नहीं हो तो हम नहीं कर सकते हैं। बट इशू ये है कि ये सब ले करके इससे नुकसान जो है ओवरऑल आम लोगों का होना है।
अब इसके बाद बात आएगी, राफा तक ये पहुंच गए, एंड तक कंट्रोल कौन करेगा, रिहेबिलिटेशन कैसे होगा पैलेस्टीनियंस का जो वहाँ पर हैं, टू नेशन थ्योरी जो अमेरिका भी कह रहा है, यूरोप भी कह रहा है, हालांकि अमेरिका ने अभी वीटो कर दिया था पिछले महीने यूएन में, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पैलेस्टीनियंस को जगह मिलनी चाहिए। तो जगह तो यही है, क्या इजराइल उसके लिए एग्री करेगा? क्या हमास का खात्मा जो अभी तक नहीं कह पा रहे हैं हुआ है कि नहीं हुआ है? और हो क्या रहा है, राफा में एड पूरा चोक हो गया है, बंद हो गया है, मतलब गला घोट दिया गया है एक तरह से एड का। वहां पर हमास को चोक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमास के जो ठिकाने हैं उसको तो आप नष्ट कर देंगे, लेकिन हमास को कैसे करेंगे? सब तो वहां होंगे नहीं। अभी देखिए जितने लीडर बातचीत की, आज भी विलियम बर्न्स सीआईए डायरेक्टर गए हुए हैं कैरो में बातचीत के लिए, हमास का रिप्रेजेंट एक डेलीगेशन गया हुआ है, मोसाद के लोग गए हुए हैं, इजराइल के गए हुए हैं बातचीत के लिए। तो इनके सारे जो हानिया और बाकी जितने भी लीडर्स हैं हमास के तो बाहर हैं, वो तो यहाँ रह नहीं रहे हैं। तो मुश्किल है कि हमास का खात्मा होगा कैसे। लेकिन एक चीज जरूर है, राफा देखिए रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था हमास के लिए। हमास वहां पर उनका गढ़ कहिए, ठिकाना कहिए, मुख्य था वहां इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानवीय त्रासदी तो ये होगी, है ही है। और ये आखिरी स्ट्रांग होल्ड था अगर देखा जाए इनका, हमास का। अगर नष्ट हो जाता है तो कितने बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे, लेकिन शायद जगह नहीं मिले हमास को दोबारा अपना बेस बनाने के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि 4 से 5 बटालियंस वहाँ होंगी। अब वो कैसे मिलिटेंट्स को मिला करके अब कैसे ख़त्म होते हैं ये तो अभी कहा नहीं जाएगा जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये एक इसका इम्प्लीकेशन है। दूसरा देखिए इसका इम्प्लीकेशन सबसे बड़ा है कि इजिप्ट जो अभी तक इस सारे पीस ट्रीटीज के लिए उसमें पार्ट लेता था, इजिप्ट और कतर दो ही थे, वो कैरो में सब सारी चीज़ें होती थी। अब इनके रिलेशंस इजराइल के साथ कैसे होंगे? क्योंकि अगर इतने ज़्यादा रिफ्यूजी फिलिस्तीन इजिप्ट में जाएंगे तो इजिप्ट तो ब्लेम इजराइल को करेगा। तो ये एक दो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और वो आने वाले 2-4 दिनों में उसका पता लगेगा। हालांकि अमेरिका तो यही कह रहा है कि हॉल्ट होना चाहिए और जल्दी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू और इनका जो इनके वॉर कैबिनेट की जो मंशा है वो देख करके लगता नहीं कि ये इतनी जल्दी ये खत्म होगा। और अगर ये बढ़ेगा तो जो हम शांति विराम की बात कर रहे थे उस पर भी इसका असर पड़ेगा। सर, एक तरफ जहां गाजा में युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, और गाजा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, दूसरी ओर देखें तो अमेरिका और सऊदी अरब पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में। ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित देखिए, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच कई महीनों से बातचीत चल रही है इस मामले में, 7-8 महीने से। काफ़ी पहले से सऊदी अरेबिया चाहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान आपस में इनके संबंध कभी सुधरे नहीं। और हालांकि देखिए चीन ने जरूर मध्यस्थता की और इनके बीच में बातचीत कराई, लेकिन अभी भी वैचारिक और मैं कहूँगा कि जो मतभेद हैं सुरक्षा के लेकर के वो अभी भी हैं। और ख़ास करके जिस तरह ईरान इन्वॉल्व हो गया है ये मिडिल ईस्ट में युद्ध में, जो इजराइल और इनका चल रहा है हमास का। दूसरी चीज, अरब में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रही है। साथ में अगर आप चाहें मुस्लिम वर्ल्ड लें तो टर्की भी ले सकते हैं। इनकी वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। सऊदी अरेबिया में हालांकि एक अमेरिका का एयरफोर्स बेस है, लेकिन उसके बावजूद उसको लगा कि अगर ईरान कुछ भी हो, चीन रूस के ज़्यादा नज़दीक आ गया है और ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर के बनने के करीब है, कहा तो जा रहा है कि बन भी चुका है, हाइपरसोनिक मिसाइल वो टेस्ट कर रहा है। तो इससे डर तो जरूर था सऊदी अरेबिया को कि आगे वो क्या कर सकता है। और इस बेसिस पर ये डील की बात काफ़ी दिनों से चल रही थी, महीनों से चल रही थी, जो अभी
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन वहाँ गए थे पिछले महीने, और ये डील और आगे बढ़ी है वहाँ पर। तो ये एम देखिए, अगर हम एक तरह से देखें, खास करके जो आपने कहा अभी कि लड़ाई युद्ध चल रहा है इजराइल का और उस हमास के साथ, ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ देश इसके अगेंस्ट हैं, इजराइल के, सऊदी भी है, तब भी ये डील आगे प्रोग्रेस कर रही है। और बीच में भी था कि अब्राहम अकॉर्ड तो हुआ ही था, उसके बाद सऊदी अरेबिया इजराइल भी एक साथ आने वाले थे, लेकिन ये चीज़ अभी थोड़ी रुक गई है। बट हम बेसिकली अगर दो चीज़ें देखी जाएं कि सऊदी अरेबिया का क्या इंटरेस्ट है और अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। देखिए, सऊदी अरेबिया तो जैसे हमने कहा वो चाहता है मजबूत होना, अपनी स्थिति मजबूत करना वहाँ पर, और जो अकॉर्ड है उसके हिसाब से एक तरह से नॉन नाटो जो मेंबरशिप अगर मिल जाती है तो उसको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो जो कहा जा रहा है एक तरह से कि अमेरिका के छत्रछाया में आ जाएगा सिक्योरिटी के ऊपर, और अमेरिका फिर जैसे बाकी है जिम्मेदारी अभी अपनी लेगा। और डिफेंस के मामले में कुछ वेपन्स जो हैं मिलेंगे सऊदी अरेबिया को, कुछ उसको न्यू टेक्नोलॉजी भी, जो इसमें बात है, कहा भी गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी कुछ मिलेगी उनको, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। और साथ में ये भी है कि न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सऊदी अरेबिया को। और आप देखिए, इतिहास गवाह है कि जो भी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेता है आगे चल के धीरे धीरे वो चला जाता है, उसको वह ये कहिए कि न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन बनाने की स्थिति में पहुंचने लगता है। बट एक चीज़ और है, सऊदी अरेबिया में यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम है उनके पास, तो वो एक फ़ायदा है सऊदी अरेबिया को, उनको अगर ये मिल जाता है तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि सऊदी अरेबिया हर एक में चाहता है। और ये चीज़ देखिए, जो हम पहले कह रहे थे कि चीन के नज़दीक सऊदी अरेबिया आ गया था, विजिट भी वहाँ हुई थी, और चीन से भी सऊदी अरेबिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने ही बोला है कि चीन के से नहीं लेंगे वो, और ये अमेरिका उनकी मदद करेगा। और इनकी सऊदी अरेबिया की G42 एक कंपनी है जो कि ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काम करती रही है। उसने जो है अभी, पहले सोचा था उन्होंने लेने के लिए चीन से, लेकिन अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से उनका करार होने वाला है, जिससे ये टेक्नोलॉजी लेंगे और जो इनका फ़ायदा करेगा। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा है कि वो अपने मजबूत करेगा अपने पैर मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के ऑयल पर भी वो हक जताएगा, क्योंकि ऐसे तो अमेरिका करता नहीं है जब तक उसको कुछ मिलता नहीं है। सऊदी अरेबिया से यूरेनियम जो वहाँ पर है, उस पर जो है वो इसको मिल सकेगा अमेरिका को, वो फ़ायदा उनको होगा। और सारे मिल करके जो इजराइल, अगर इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिल करके ईरान को काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी जो फ़ायदा होगा, आप कहिए अमेरिका और इजराइल को, दोनों को, सऊदी अरेबिया के साथ। तो इसलिए ये डील चल रही है। लेकिन एक चीज़ में जो अड़ंगा आ सकता है या आएगा ही, कि सऊदी अरेबिया ये ज़रूर चाहेगा कि इजराइल अगर है इन्वॉल्व तो कुछ कंसेशंस इजराइल दे इसमें, और वो कंसेशंस वो यही चाहेगा कि जो लड़ाई चल रही है उसमें एक तो टू नेशन थ्योरी वाली बात हो, पैलेस्टीनियन स्टेट की मान्यता मिले, दूसरा लड़ाई रोकी जाए। अब ये कितना आगे बढ़ पाता है, इजराइल कैसे इस पर एग्री करता है, वो एक चीज़ महत्वपूर्ण देखने लायक है, जो कि ज़रूरी है। और इसीलिए जो आप कह रहे थे, जैक सुलिवन जो इनके NSA हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला था कि डील इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जब तक कि ये
गाजा जो मिडिल ईस्ट लड़ाई चल रही है इजराइल गाजा की, उसका पीस प्लान और पीस ट्रीटी जो आती है, शांति की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। लेकिन ये देखिए एक चीज है कि अगर ये हो जाता है तो जो बाइडेन के लिए एक विक्ट्री वो अपनी कहेंगे कि उन्होंने एक कर दिखाया है, पैर मजबूत कर दिए मिडिल ईस्ट में, तो उनको इलेक्शन के लिए भी थोड़ा फायदा हो सकता है। और एज इट इज देखिए उनके बेसिस तो हैं ऑलरेडी, हमने कहा कि इराक, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, कतर, इजिप्ट, कुवैत, साउथ, इन सब में इनके बेसिस ऑलरेडी हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इनके मजबूत और हो जाएंगे, मजबूत तो ऑलरेडी हैं ये। तो ये जो है दोनों को फायदे के लिए है, और एक तरह से मैं कहूँगा सऊदी अरेबिया के लिए तो है, अमेरिका को भी एक और मजबूत वहाँ बेस मिल जाएगा ईरान को काउंटर करने के लिए, जो अभी आज की डेट में, आज की समय में अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है और थोड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए, बिकॉज वहां से नजदीक उसके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है स्टैंडिंग आर्मी जिसकी वो वहां इस्तेमाल कर सके। ये तो बिल्कुल दरवाजे पर हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके दोनों के लिए है कि चीन और रूस ऑलरेडी पहुंच गए हैं ईरान में। तो ये काउंटर करने के लिए ये डील जरूरी है, उपयोगी होगी तीनों के लिए, मैं कहूंगा सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल के लिए। क्योंकि इजराइल अभी देखिए हमने कहा था 1700 किलोमीटर है एरियल डिस्टेंस। अगर ईरान का साथ, सऊदी अरेबिया का साथ मिल जाता है तो बिल्कुल उनके बॉर्डर पर है। तो ये कुछ जो स्ट्रेटजिक या रणनीतिक जो इसका महत्व है वो है। एंड ऑफ कोर्स जो हमने कहा यूरेनियम और ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया तो ऑयल की है, और उससे इसका फायदा होगा, फर्क पड़ेगा अमेरिका को भी, यूरेनियम से फर्क पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी सिक्योरिटी तो है ही है, ट्रेड का भी एक पार्टनर बन जाएगा ये सब होने से, ऑयल की पहुंच उसकी बढ़ जाएगी, और उस रीजन में, मिडिल ईस्ट में वो जरूर अपने आप को थोड़ा ऊंचा कर पाएगा। बिल्कुल सर, पुतिन ने 5वीं बार अपना कार्यभार संभाल लिया है और वो लगातार संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन पर हमले और तेज होंगे। हालांकि यूक्रेन पर लगातार हमले रूस की ओर से किए जा रहे हैं, तो तेज या धीमे क्या है, रूस लगातार आगे मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ वो यूरोप और अमेरिका को धमकी भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सुधरिए, आप अपने पैर पीछे खींचिए, वरना हम आपसे भी निपटने को तैयार हैं। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए अंकित, जो आपने कहा कि पुतिन का 5वां टेन्योर 6 साल और, तो पुतिन को एक मजबूती मिल गई है, वो मजबूत हो गए हैं खुद इसकी वजह से कि वो दोबारा शपथ ले लिए हैं। और इसके साथ ही 5 घंटे के अंदर ही उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन पर किया, और अभी स्ट्रेटेजी पिछले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में रूस ने बदल दी। अब जो है उनके मिलिट्री टारगेट्स की जगह इनकी जो एनर्जी है, मतलब मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, जो और इनके सिविलियन सेक्टर से उन पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके। आप देखिए उन्होंने लगभग 70% एनर्जी इनकी डिस्ट्रॉय कर दी है। अभी जो परसों वाली है, इन्होंने करीब 50 मिसाइल और 20 ड्रोन, जो कि यूक्रेन ने बोला है कि उन्होंने उसके ऊपर दागे और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और ये अभी टारगेट कर रहे हैं डोनेट्स्क रीजन में, खार्किव का इलाका जहाँ से पहले वापस आए थे, उस इलाके में इन्होंने 2-3 गांव और कब्जा कर लिया है, जो इनकी रिपोर्ट है, परसों की जो रिपोर्ट है। और डोनेट्स्क का जो इलाका है, ओडेसा, डोनेट्स्क में तो कर ही रहे हैं, ओडेसा पर भी बहुत ज़्यादा अभी ये हमले कर रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि 2-3 महीनों में सामान आने लगेगा यूक्रेन के पास, तो वो चाहते हैं कि जितना ये जो टाइम है अभी, समर का जो टाइम है, इसमें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं कर लें। हालांकि यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है, कुछ मिसाइल्स जो ब्लैक सी से ये और उस इलाके से वो अपना इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो फर्क नहीं डाल पा रहा है। और इसी बीच में देखिए यूक्रेन ने हालत ये हो गई है यूक्रेन की, मैन पावर की कमी है, बिकॉज वो क्रीमिया में, जैसे हमने कहा, ब्लैक सी से तो कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, मिसाइल डाल दी, कुछ डाल दी, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अब उनका टोटल कॉन्सेंट्रेशन
इनका यूक्रेन का जेलेंस्की का है जो ब्रिज है, क्रिच ब्रिज जो जोड़ता है उसको, हालांकि रूस ने अब लैंड रूट से ज़्यादा, हालांकि लंबा है, उससे ज़्यादा सामान और बाकी चीज़ें वहाँ भेज रहा है, लेकिन ये टारगेट कर रहे हैं उसको। बहुत ज़्यादा कामयाबी तो अभी नहीं मिल पा रही है, बट यस कुछ नुकसान तो कर रहे हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर हफ्ते 10-15 दिन में 1-2 विलेज ऐसे एरिया इनका जा रहा है हाथ से। अब ये इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ है। ट्रुप्स है नहीं, मैन पावर, ये वेपन्स है नहीं, एयर डिफेंस है नहीं, तो करें तो क्या करें। अभी इन्होंने 2 चीज़ें की है जेलेंस्की ने। एक साइन किया है उन्होंने ऑर्डर कि जो जेल में जो इनके कैदी हैं यूक्रेन के, वो पैरोल पर जा सकते हैं और उनको पहले वो लड़ाई में जाएं, हिस्सा ले सकते हैं, उसके बाद उनको पैरोल मिलेगा। तो ये यहाँ तक हालत आ गई है। जो प्रेसिडेंशियल वेबसाइट है यूक्रेन की, उस पर इन्होंने डाला है, रिक्वेस्ट किया है नाटो और यूरोपियन कंट्रीज को ट्रुप्स भेजने के लिए अपने। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मतलब क्या कंडीशन है वहां पर। डीटीईके जो एक लार्जेस्ट इनका एनर्जी कंपनी है यूक्रेन की, उसने बोला है कि जो कल परसों वाले अटैक हुए हैं उनके ऊपर, उनके 3 मेजर थर्मल पावर जो स्टेशन से टारगेट हुए हैं, और एनर्जी सेक्टर मतलब इनका बिल्कुल बुरा हाल हो गया है, अभी इनके पास है नहीं। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा वो है कि रशियन आर्टिलरी शेलिंग ड्रोन से रुक नहीं रहे हैं, ये आ ही जा रहे हैं और नुकसान इनका हो ही जा रहा है। तीसरी चीज देखिए, इन्होंने जो आ तो रहा है कि जर्मनी ने बोला है, रोमानिया ने बोला है कि हम पैट्रियट मिसाइल देंगे, बात करेंगे। रोमानिया के प्रेसिडेंट गए थे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बातचीत करेंगे पैट्रियट मिसाइल की एक बैटरी इनको देने के लिए, क्योंकि देखिए एक पैट्रियट मिसाइल की एक बैटरी भी $1 बिलियन में किसी के आसपास होती है, तो इतना आसान भी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास तो एक बैटरी है या 2 होंगी हद से हद, तो वो भी इतना आसान नहीं है इनको देना। लेकिन अभी यूक्रेन हालांकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कुछ कर नहीं पाया है, ड्रोन जरूर वो कर रहे हैं अपने, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भी उन्होंने बना रहे हैं अपने, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको कुछ मिल नहीं रहा है, हासिल नहीं हो रहा है, कितनी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात किया था कि पुतिन ने तो जितने कैप्चर्ड वेपन दिखा दिया उन्होंने कि कितने उन्होंने जो मेन इनके टैंक्स थे अब्राम से लेकर के लेपर्ड वगैरह जो बहुत बड़े माने जाते थे, उनको कैसे कैप्चर किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे थोड़ा भरोसा भी लोगों का जो वेपन्स है, वेस्टर्न वेपन जो इनको मिले हैं यूक्रेन, उस पर से उठ रहा है कि भाई कोई इफेक्ट तो कर नहीं पा रहे हैं। पुतिन क्या कर रहे हैं, देखिए पुतिन अभी जो स्टेट्स हैं, बल्कान रीजन के स्टेट्स हैं, उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया हैं उनको, कि वहाँ भी उनको डराएं, उनके ऊपर भी हालांकि मिसाइल्स नहीं डाल रहे हैं, बट टारगेट उनको बना के रखे हुए हैं, जिससे कि यूरोपियन यूनियन का ध्यान उधर बटे। दूसरा, जो एक खार्किव और उस इलाके का रीजन है डोनेट्स्क का, उस पर सिविलियन और बाकी स्ट्रक्चर्स पर हमले करके उस इलाके को डीपॉपुलेट करना चाहते हैं। डीपॉपुलेट मीन्स वहां के चाहते हैं कि लोग जो है भाग जाएं वहां से, क्योंकि मिलिट्री टारगेट करते तो सिर्फ, बाकी लोग तो गांव में रहते ही, बाकी सिटीज में रहते, तो इन्होंने मिलिट्री टारगेट नहीं करके लोगों को हटाना शुरू कर दिया कि लोग ये इलाका खाली कर दें, फिर हम जाके वहां कैप्चर करेंगे। तो इंडस्ट्रियल बेसिस, एनर्जी, जैसे हमने कहा, इन सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर दी है अभी, तो इसका भी फर्क पड़ेगा उसमें, क्योंकि यही चीज किसी जमाने में वर्ल्ड वॉर में हुई थी, यही चीज की गई थी कि जब कोई रहेगा नहीं तो डिफेंड कौन करेगा, कौन वहां पर, और ये इनके लिए आराम से निकल जाएंगे। तो ये एक चीज, नई चीज देखने को मिल रही है कि जो पुतिन ने अभी शुरू किया है। अभी देखिए 6 तारीख को, 6 और 7 को पुतिन ने 7 तारीख को, 7 मई को मतलब परसों, उन्होंने अपने आर्मी को ऑर्डर किया कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जो ड्रिल्स हैं उसको प्रैक्टिस करें। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन देखिए होता तो कम
रेडियस का होता है, तकरीबन मान लीजिए 300 से 500 या मैक्सिमम 1 किलोमीटर की रेडियस में इफेक्ट करता है। छोटे होते हैं 1 kT 0.5 किलोटन से लेकर के मैक्सिमम 2, 3, 5 किलोटन तक जाते हैं। 10 किलोटन भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन सवाल है कि अगर न्यूक्लियर क्यों कर रहे हैं, वेरी फैक्ट कि न्यूक्लियर अपने जो इनकी यूनिट्स हैं उनको कह रहे हैं कि आप ड्रिल्स रिहर्सल करो। एक बहुत बड़ी वार्निंग है यूरोपियन यूनियन के लिए और नाटो के जो देश हैं। अब वो डरेंगे कहीं भी एक के ऊपर, दैट मीन्स ये टारगेट एक को तो करेंगे नहीं। तो ये एक चीज है जो कि बहुत बड़ी ये थ्रेट दे रहे हैं इनको। तो 2-3 जो स्ट्रेटजी है इनका जो इन्होंने चेंज किया अभी, और जिस पर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि इनको पता है कि टाइम कम है अभी। हालांकि इनको भी पता है कि कौन से वेपन आने वाले हैं नाटो से चाहे अमेरिका से, उसकी भी कांटे तैयार कर रखे हैं। बिल्कुल। अपना वेपन जब तक इनको कुछ नहीं मिल रहा था पिछले 8-10 महीनों में यूक्रेन को, उनमें इन्होंने अपना 1 साल में पिछले अपना वेपन प्रोडक्शन रूस ने 4 से लेके मतलब अलग अलग टाइप के वेपन्स में 4 से 7 गुना तक बढ़ा लिया है। तो आप समझिए कि वो अपनी तैयारी क्या कर रखे हैं। और इंग्लैंड के इंटेलिजेंस MI का कहना है उनका कि ये रूस पूरा सक्षम है 2025 तक लड़ाई लड़ने में। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या कैपेबिलिटी रूस ने अपनी कर रखी है। साथ में जो ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का, साथ में जो ये न्यूक्लियर ऑप्शन दिखा रहे हैं। और न्यूक्लियर ऑप्शन का डर सबको है। दूसरी चीज, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन आता है, जो ये कह रहे हैं कि अगर नाटो ने ये कोशिश की तो हम ये करेंगे, वो मान लीजिए टैक्टिकल भी दिया उन्होंने 500 मीटर वाला, क्या कहीं पर ये है कि ये रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, कोई बड़ा वेपन नहीं होगा? एज इट इज पुतिन ने पिछले साल बोला था जो स्टार्ट ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, उसको वो विदहोल्ड कर रहे हैं कि मतलब ये वेपन्स कम करने के लिए था इनके बीच में, वो उसको अब फॉलो नहीं करेंगे। तो मतलब ये वेपन जो इनके पास हैं 11-12 हज़ार वो रहेंगे ऑलरेडी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये बड़ा ये फरवरी में पिछले साल इन्होंने किया था। तो आप समझिए कि मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने स्टार्ट ट्रीटी से अपने आप को अलग करके इन्होंने अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी भी बढ़ा ली होगी, जो पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, लेकिन कहने का तो ये हुआ कि भाई हम ट्रीटी से बाहर हो गए, मतलब हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो जो रोका है वो तो रोका ही हो सकता है, बढ़ाया ही हो, ये तो आप हम उसके बारे में कह नहीं सकते। तो ये एक मतलब और इसका निकल सकता है। और इन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस में अपने ये इनके 7 तरीकों से इन्होंने वेपन्स अपने रखे हैं न्यूक्लियर, जैसे एरियल है, ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, अंडर सी है, शिप्स पे भी, शिप्स पर, और वहाँ से अपने सबमरीन से भी लॉन्च करते हैं, SLBM से, वहाँ से भी सबमरीन लॉन्च जो मिसाइल्स हैं उसके थ्रू भी ये न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर सकते हैं, आर्टिलरी गन से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे नेचुरली वो होगा मैक्सिमम आर्टिलरी और या शॉर्ट जो मिसाइल्स हैं उनके साथ ये कर रहे होंगे। तो इन्होंने अभी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको हम कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पुतिन ने बदल दी है अपनी, मिलिट्री छोड़ के वो सीधा एक तरह से कहेंगे प्लांट पे फोकस कर रहे हैं। कि उनका ये है कि अब जो है हम इलाका खाली करा करके और हम जा करके वो उनको कैप्चर करें। बिल्कुल। तो ये इस चीज पर वो ज्यादा, और जैसे हमने कहा खार्किव सेकेंड लार्जेस्ट सिटी यूक्रेन का, उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर खार्किव हाथ में आ गई तो आप देखिए यूक्रेन का बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचेगा उनका, सिर्फ कीव में बहुत कुछ नहीं है उनके पास, और उधर ओडेसा वही एक फोर्ट रह गया है, उसके ऊपर अगर ज्यादा हुआ तो वो बड़ा उनके पास मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक यूक्रेन का है, यूक्रेन को तभी कुछ कर पाएगा अगर उसको एयर डिफेंस वेपन्स जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि एयर डिफेंस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर जो अभी हो रहा है वही चलेगा। तो उसको चाहिए एयर डिफेंस वेपन्स और मैन पावर। आज नहीं है सोल्जर्स उसके पास। हमने बताया आपको, देखिए 2-2 चीजें उन्होंने की हैं। पहले उन्होंने कहा कि 18 से लेकर 60 वर्ष के लोग कहीं भी हैं यूक्रेन के, यूक्रेन से बाहर भी हैं, वो आएंगे और
लड़ेंगे, कॉन्स्क्रिप्शन होगा। तो जो यूरोप के देश हैं, कई देशों ने इनको वीज़ा देना भी बंद कर दिया है कि जब टेन्योर खत्म होगा, एक्सटेंड नहीं होगा, आप वापस जाइए यूक्रेन में। और अभी इन्होंने तीन चीज़ें की है। दूसरा, रिक्वेस्ट किया है कि बाहर से यूरोप के उनके ट्रूप्स आ जाएं। उसका लिए पुतिन ने ऑलरेडी बोला है, ट्रूप्स अगर आएंगे हम लेंगे कि यूक्रेन नाटो हमसे लड़ रहा है। तीसरी चीज़, इन्होंने जितने कन्विक्ट जेल में उनको बोला है लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें कर रहे हैं, बट इससे हो नहीं पाता है, बिकॉज जब तक आप प्रॉपर ट्रेंड फोर्स नहीं रखेंगे, सिर्फ वेपन्स लेकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी मुश्किल होगी। और अभी डिप्लोमेटिक लेवल भी चल रही है। अगले महीने 27 नहीं 80 के आसपास देश, 87 देश मिल रहे हैं युद्ध शांति प्रस्ताव को लेकर के, जो स्विट्जरलैंड में होने वाला है इसके लिए, जिसमें रूस के इन्वॉल्व नहीं किया है। और उसने साफ बोला है कि जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हम तो कोई प्रस्ताव ही नहीं मानेंगे। तो ये एक चीज़ चल रही है वहाँ। दूसरी चीज़ जो चल रही है, देखिए छद्म वाली तो चीज़ है। अब अभी इंग्लैंड ने इनके जो मिलिट्री अटैची रूस का, उसको निकाला है। उन्होंने कहा कि ये तो इंटेलिजेंस अफसर है। तो ऐसी चीज़ें लेकर के भी लड़ाइयाँ वहाँ चल रही हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो अल्टीमेटली यूक्रेन को वेपन्स कितने भी मिल जाएंगे, अगर इलाका ऐसे ही धीरे धीरे रूस लेता रहा और अपनी मजबूती बढ़ाता रहा, डिफेंसिव पोस्चर बढ़ाता रहा, तो यूक्रेन वापस नहीं ले पाएगा। हाँ, यूक्रेन अपने वेपन्स के ले करके कुछ नुकसान तो जरूर कर सकता है रूस का अंदर में, लेकिन इलाका वापस ले पाएगा ये तो मुश्किल लग रहा है जो अभी के हालात हैं। और अगर इस तरह बढ़ता रहा और थ्रेट अगर यूरोप के ऊपर इसी तरह देते रहे पुतिन, तो कहीं ना कहीं नाटो भी डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। और ये अगर हो जाता है तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सबके लिए बहुत मुश्किल हो। तो ये था हमारा इस सप्ताह का शौर्यपथ कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे मेहमान ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।